ई का जो वैल्यू होगा पी डैश दैट विल बी इक्वल्स टू पी, तो वो हो जाएगा एच के बराबर, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग एच। तो पहला चीज हो गया कि इमेज डिस्टेंस मतलब पीई डैश इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज पीई, मतलब पीई डैश इक्वल टू हो गया हमारा एच। ये पहला बात। अब बोल रहा है कि कॉइन का जो इमेज का बात करें ड्यू टू रिफ्रैक्शन, कॉइन ऑब्जेक्ट की तरह मतलब रे कॉइन से निकालेंगे, तो ये आया बाउंड्री पे यहाँ पे, और आफ्टर ट्रांसमिशन जो हमारा इमेज बनेगा, तो ये वाला रे नहीं दिखाना जो सीधा जाएगा, एक ट्रांसमिटेड इधर आएगा, दूसरा ट्रांसमिटेड, ये दोनों को हम पीछे की तरफ खींचेंगे, क्योंकि एक बात हमको पता है कि जो इमेज जो बनेगा ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, बाउंड्री के रिलेटिव अगर बात करेंगे। दूसरा बात ये हो गया कि सीधा कि जो इमेज जो बनेगा इस लाइन पे होगा along द नॉर्मल पासिंग थ्रू ऑब्जेक्ट। तो इसके हिसाब से अगर लेंगे तो हमको पता है कि जहां भी इमेज बनता है, इमेज से ट्रांसमिटेड रे हमेशा क्या होगा, डाइवर्ज होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं सी डैश, और हम बात करेंगे कि इसका मतलब है कि ये ट्रांसमिटेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल इधर की तरफ गया। तो ये हो गया इमेज ड्यू टू ऑफ कॉइन ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट द बाउंड्री। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इमेज ऑफ सी ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट वाटर एयर बाउंड्री, वाटर एयर बाउंड्री, और कहा कि ई डैश और सी डैश जो इमेज बना हमारा वो कोइंसाइड करना चाहिए, इसलिए कोइंसाइड यहाँ पे किया। अब यहां से हमको निकालना है कि इसका कितना डिस्टेंस होगा, हर डिस्टेंस हम लेते हैं बाउंड्री से, तो पहले लिख लिया यहाँ पे कि v इक्वल्स टू n2 बाय n1 इंटू यू। अब n1 इंसिडेंट रे का मीडियम वाटर है, n1 हो गया 4/3, n2 हो गया 1। u का बात करें तो p से लेकर के c तक का डिस्टेंस, तो यहाँ पे हो गया कि जो n1 का वैल्यू कितना रखेंगे तो हो गया 4/3, n2 का वैल्यू कितना रखेंगे तो हो गया 1, और u का मतलब हो गया नथिंग बट p से लेकर के c तक का डिस्टेंस, दिस इज इक्वल्स टू नथिंग बट 40 सेंटीमीटर बोला था। कन्वेंशन लगाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बात ध्यान में रखेंगे कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों लाई करेगा ऑन द सेम साइड ऑफ द बाउंड्री। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो v इक्वल्स टू हमारा आ गया n2 की जगह पे हमने रख दिया 1, n1 की जगह पे 4/3, और यहाँ पे रख दिया 40 सेंटीमीटर, तो 3/4 इंटू 40 हो गया, मतलब v का वैल्यू कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। v 30 सेंटीमीटर मतलब बाउंड्री से नीचे होगा, क्योंकि कॉइन भी नीचे है, तो ऑब्जेक्ट इमेज सेम साइड पे लगेगा तो बाउंड्री से नीचे होगा, कितने डिस्टेंस पे 30 सेंटीमीटर, मतलब पी सी डैश, इसका मतलब हो गया दैट इज पी सी डैश इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब हमको एक बात पता है कि ई डैश और जो है सी डैश कोइंसाइड कर रहा है, तो एज ई डैश एंड C dash coincides, so we can write that जो PC dash PE dash होगा this will be equals to PC dash होगा। PE dash हमने निकाला था H, PC dash निकाला था 30, तो हो गया H इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, और इसी के साथ ये सवाल हुआ समाप्त। माथा में गया न गया, चला गया तो लिख लो। जल्दी लिखो क्योंकि अगला 2 क्वेश्चन कम से कम 40-40 मिनट का टाइम लेता है, अगला 2 क्वेश्चन जो है। और कम से कम का मतलब तो समझ में आता होगा, मिनिमम टाइम।
हो गया? डन। कोई नो वाले हो तो पोस्ट करना खाली। ठीक है, जानवी कंप्लीट हो जाए मुझे बता देना। अभय आप भी, प्रवीण, जो लोग भी नो लिखे हो वो जैसे कंप्लीट हो जाएगा मुझे प्रॉम्प्ट कर देना। मैं बैठता हूँ अभी आराम से। अभय प्रवीण हो गया आप लोग का? निधि आपको कुछ बोलना है क्या? हो गया, चलो ठीक है, रब कर रहा हूं। अगले क्वेश्चन में एक बात पहला ध्यान रखना है, अभी जो मैं डायग्राम बनाऊंगा आप अपने नोटबुक का एक दो पार्ट में इसको कर लेना। एक साइड पूरा पेज रहना चाहिए डायग्राम के लिए, क्योंकि डायग्राम कम से कम इतना बड़ा बनेगा। तो इस बात को ध्यान में रख करके रखना। उसके नीचे जो डायग्राम मैं जहां तक बनाऊंगा उसके नीचे आप कुछ भी मत लिखना, क्योंकि डायग्राम बनाने के लिए स्पेस का जरूरत पड़ेगा। इसलिए जब भी लिखना डायग्राम के राइट साइड से लिखना। पहले क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है हम लोगों को कि जो कंसिडर द सिचुएशन इन द फिगर, कहा द बॉटम ऑफ द पॉट इज अ रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर। तो पहले तो डायग्राम बना लो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 41। तो डायग्राम में यहाँ पे हमको दे रखा है एक पॉट, थोड़ा ऊपर बनाता हूँ क्योंकि नीचे स्पेस चाहिए होगा। तो ये ले लेते हैं पॉट, जिसका बॉटम जो है हमारा वो रिफ्लेक्टिंग है। तो प्लेन मिरर, चूंकि प्लेन है इसलिए प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। ये हो गया रिफ्लेक्टिंग। इसमें जो है वाटर भरा पड़ा है, तो ये हो गया वाटर। इसका दे रखा है हाइट अपने को h, जो पूरा है। बोला एक फिश है यहाँ पे, तो बना देते हैं एक फिश। चलो बन गया फिश, बढ़िया है। यहां से फिश जो एग्जैक्टली हाफ डिस्टेंस पर है, मतलब ये हो गया यहां से यहां तक h/2। तो ये हो जाएगा h/2। अरे डायग्राम सब साथ में बनाना जब तक कि कुछ बोलना शुरू ना करूं। ये हो गया h/2। ये फिश है तो इसको f लिख देते हैं हम लोग। ये हो गया फिश। ठीक है, बोला एक बर्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे बना दो बर्ड जो एट अ डिस्टेंस ऑफ h पर है। तो इसलिए यहाँ पे बना देंगे b, जो इस बाउंड्री से h के डिस्टेंस पर है। तो ये डिस्टेंस दे रखा है हमको h। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर का है वो दे रखा है म्यू, और यहाँ का तो खैर एयर मीडियम है तो ले लेंगे 1। ठीक है, क्वेश्चन में कहा ये कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर
The bottom of the pot is a perfectly plain mirror. F is a small fish and B is a bird. तो B जो है एक बर्ड है, तो बर्ड बना लो यहाँ पे, ऐसे उड़ रहा होगा। तो हो गया बर्ड। फिर कहा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज मीन। पहला क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ बर्ड फॉर्म। तो किसके इमेज का बात कर रहे हैं? बर्ड के। बर्ड का इमेज का बात कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया यहाँ पे? बर्ड। मतलब जो हम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे वो क्या हो गया अभी यहाँ पे? बर्ड। तो सबसे पहले हम बर्ड के इमेज का बात कर रहे हैं, मतलब हम बर्ड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट इस केस में। अब कहा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ बी फॉर्म। फिर सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द इमेजेस ऑफ बर्ड ऑब्जर्व्ड बाय बर्ड इटसेल्फ। तो जितने भी बर्ड के इमेज होंगे उन सब में से कौन कौन सा इमेज वो खुद देखेगा, एक। दूसरा बात किया है इसके अंदर की जो नेक्स्ट पार्ट की कौन कौन सा इमेज फिश देखेगा। और इसमें इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट नीचे लिखा हुआ है कि इग्नोर द इमेजेस दैट विल बी फॉर्म ड्यू टू पार्शियल रिफ्लेक्शन एट बाउंड्री। इसमें एक चीज होगा कि जब भी बताया था कि लाइट रे फॉल करेगा किसी भी बाउंड्री पे, तो हमारा जो ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन तो जो है डेफिनेट फेनोमेना है, तो रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज बनता है। और दूसरा ट्रांसमिशन अगर हुआ तो ट्रांसमिशन की वजह से इमेज फॉर्मेशन का हम लोग बात करते हैं। चूंकि पैरेक्सियल रेस का बात कर रहे होते हैं, सबके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही छोटा होगा, तो उस केस में एक बात तो सीधा सीधा से क्रिटिकल एंगल के वैल्यू से मोस्ट ऑफ द सर आप म्यूट हो गए। म्यूट हो क्या गया? अपने आप म्यूट हो जाता है, भूत आगे कर दिया? कर दिया होगा म्यूट, रद्दी आदमी। चलो ठीक। कितने देर से म्यूट था? सर अभी 1 मिनट से भी कम। आपका तो आवाज ही नहीं आ रहा है। बोल। सर अभी 1 मिनट आवाज वाज आ ही नहीं रहा है, कौन सा वीडियो लैग कर रहा है क्या? आप लोग बताना। वीडियो लैग नहीं कर रहा है? आवाज मेरे क्लियर आ रहा है? क्लियर है, ठीक है। चलो फिर समझाता हूँ। क्वेश्चन में बोला है कि जो बर्ड के इमेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? वो हो गया हमारा बर्ड, ठीक है। उसके बाद दूसरा बात ये होगा कि इमेज हमारा जब भी लाइट रे फॉल करेगा किसी भी बाउंड्री के ऊपर, तो बताया था ट्रांसमिशन भी होगा और रिफ्लेक्शन भी होगा। अगर हम बात करेंगे पार्शियल रिफ्लेक्शन, तो डेफिनेट फेनोमेना है, तो पार्शियल रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज बनेगा और ट्रांसमिशन की वजह से भी इमेज बनेगा। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि पार्शियल रिफ्लेक्शन से जो जो इमेज बन रहा है उसको अभी हमको इग्नोर करना है। हमको सिर्फ बात करना है बर्ड के इमेज का ड्यू टू ट्रांसमिशन, या फिर टोटली अगर रिफ्लेक्ट होता है तो उस वजह से इमेज जो हमारा फॉर्म करेगा उनके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन में पहले जो हम लोग शुरू करेंगे बर्ड से, तो बर्ड से निकला। अभी पहले सुनते रहना, जब बोलूंगा लिखने के लिए तब लिखना, और ध्यान से सुनना। अगर फिर बोला कि वंस मोर तो माथा तोड़ करके वहीं पर रख दूंगा मैं। तो पहला बात हो गया कि बर्ड से हम लोग रे निकाल लेते हैं। एक रे तो सीधा वाला होगा, एक बात है कि इमेज इसी लाइन पर बनेगा, इसलिए इधर वाला रे नहीं दिखा रहा हूं। तो पहला हमारा ये हो गया कि रे फॉल किया इसके ऊपर, तो फर्स्ट यहाँ पे होगा हमारा क्या? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन होगा तो उस केस में थोड़ा दूर पे दिखा देता हूँ। तो ये हम लोग लेते हैं पहला। अब रिफ्रैक्शन की वजह से जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा, तो दिस लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब ये हो गया हमारा रे नंबर 1, जिसकी वजह से इमेज का बात करेंगे। तो एक तो अंदर ट्रांसमिट कर जाएगा, एक इधर। तो दोनों को जिस साइड में बताया था कि बाउंड्री के जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड में इमेज बनेगा। इसको पीछे की तरफ खींचेंगे
और इमेज हमारा बनेगा इस जगह पर। ये हो जाएगा इमेज नंबर 1, जिसको बोलेंगे B1। अब इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह होता है कि जितने भी रे का हम बात कर रहे हैं, पैरेक्सियल रे का बात कर रहे हैं, मतलब अगर इसको P1 लिखते हैं तो ये जितना भी रे से निकल रहा है उसको हम कहाँ के आसपास फॉल करेंगे, P1। फिर यहां से रे जो एंटर करेगा किसके आसपास फॉल करेगा, अगर इस पॉइंट को हम लोग P2 लिख लें तो P2 के आसपास फॉल करेगा। फिर यहां से रिफ्लेक्ट होगा तो P1 के आसपास फॉल करेगा, फिर ट्रांसमिट हो गया यहां से। मतलब रे हम दूर जरूर दिखा रहे हैं लेकिन सबका से सब रे किसके आसपास फॉल करेगा, P1 के। अब बात ये होता है कि ये सब जो ट्रांसमिटेड रे है, ये ट्रांसमिटेड रे जो है बर्ड के आई पर फॉल करेगा या फिश के आई पर फॉल करेगा, बोल। अरे ये जो पहला ट्रांसमिटेड रे हुआ वो फिश के आई पर फॉल करेगा या बर्ड के आई पर फॉल करेगा, फिश के। बर्ड के कैसे फॉल कर जाएगा जरा बताना। कि रे निकला पानी में गया हुआ है, बर्ड बाहर है, तो ये वाला रे इस बर्ड के आई पे कैसे फॉल करेगा, तो हर हालत में किसके उस पर फॉल करेगा, फिश के आई पे। तो अगर वाटर के अंदर ट्रांसमिटेड रे है तो वो फिश के आई पे फॉल करेगा, तो इसका जो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस होगा कौन सा होगा, B1। तो B1 को कौन देखेगा, फिश देखेगा या बर्ड देखेगा, लिख। कि जो है B1 जो इमेज बना उसको फिश देखेगा या बर्ड देखेगा, फिश देखेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी ट्रांसमिटेड रे है वो किसके आई पे फॉल कर सकता है, फिश के आई पे। ट्रांसमिटेड रे हमेशा किससे डाइवर्ज होता है, तो हमारा उसके इमेज से डाइवर्ज होता है। तो इमेज के पोजीशन से ट्रांसमिटेड रे डाइवर्ज हो रहा है, इसका मतलब कि फिश के आई पर जब ये ट्रांसमिटेड रे फॉल करेगा तो इस रे का जो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है B1, उसका रियल इमेज बनेगा किसके रेटिना पे, फिश के रेटिना पे। तो B1 जो होगा उसको देखेगा फिश, मतलब जब फिश ऊपर की तरफ देख रहा होगा तो उसको इमेज दिखेगा पहला B1। अब नेक्स्ट ये रे आगे बढ़ा, क्योंकि हर ट्रांसमिशन और हर रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब यहां से जब अगला रे यहां पे पहुंचेगा, पहुंचने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का सिचुएशन बना, और उसके हिसाब से ये रह गया जो सेकेंड बार अपना पाथ चेंज किया। जैसे ही पाथ चेंज करेगा तो इमेज फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जितनी बार भी रे रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन किया, इसका सीधा मतलब है कि उसका पाथ हमारा चेंज हुआ। पाथ चेंज हुआ मतलब उसका पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस चेंज हो गया। R1 का पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस B1 है, लेकिन अब R2 का पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस क्या होगा, उसका इमेज। तो अब हम देखेंगे कि जो ये जो रे है R1, ये इनकमिंग रे है इस प्लेन मिरर के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि जो B1 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट, तो जो इनकमिंग रे है उसका पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस क्या है, B1 है, और B1 जो है एक्ट करेगा एज ऑब्जेक्ट फॉर प्लेन मिरर। अब हम प्लेन मिरर के हिसाब से जाएंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस विल बी सेम। तो जितने डिस्टेंस पर P2 से B1 होगा उतने डिस्टेंस पर हमारा नीचे की तरफ इमेज फॉर्म करेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक हम लेते हैं ऐसे और इसको पीछे की तरफ खींचेंगे तो हमारा इमेज बना यहां पे, ये हो गया B2, तो इसको लिख लेंगे इमेज B2। अब ये B2 को अगर हम लोग लेकर के चलते हैं तो नीचे लिख देता हूं, ये हो गया इमेज नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट बात हमारा ये आएगा कि फिर ये रे पहुंचा यहां पे। अब जितना भी रे यहां से रिफ्लेक्ट करके इस पर जाएगा ये सब इनकमिंग रे है। अब इन इनकमिंग रे का पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है B2, मतलब सीधा सा हो गया कि B2 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर नेक्स्ट रिफ्रैक्शन एट वाटर एयर बाउंड्री। तो ये जो हमारा रे बाहर निकलेगा आफ्टर ट्रांसमिशन, तो उसकी वजह से इमेज का फॉर्मेशन बात करेंगे तो दिस विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया तो हमने इधर की तरफ कर दिया। इसको अगर हम पीछे की तरफ खींचते हैं तो ये हो गया इमेज नंबर 3, इसको लिख लेते हैं हम लोग B3। तो ये हो गया हमारा B3, जो हम बात करेंगे थर्ड इमेज। अब ये जो रे बाहर निकला उसके बाद इसका कोई फर्दर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो B3 विल बी कॉल्ड फाइनल इमेज।
तो एक बात यहां से ये हो गया कि B3 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो B3 विल बी कॉल्ड फाइनल इमेज। तो आफ्टर ऑल पॉसिबल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन जो इमेज बनता है, दैट इमेज विल बी कॉल्ड फाइनल इमेज। अब बात ये होता है कि जब हमारा पहला बताया था कि ट्रांसमिटेड रे किसके आई पे फॉल कर सकता है, फिश के आई पे, लेकिन जब ये यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे R2 ये जो है किसके आई पे फॉल करेगा, चूंकि वाटर के अंदर है, मतलब किसके आई पे फॉल कर सकता है, फिश के आई पे। इसका मतलब इसका पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस जो होगा वो B2, तो B2 को कौन देख सकता है, फिश देख सकता है। फिर हो गया कि जैसे ही रे अपना डायरेक्शन चेंज किया तो ये वाला रे बर्ड पर फॉल कर सकता है, क्योंकि ये एयर में निकल चुका है। जब एयर में निकला है तो बर्ड के आई पे फॉल करेगा, लेकिन बर्ड के आई पे जब फॉल कर रहा है तो इन रे का जब हम पीछे की तरफ सीधा खींचेंगे तो उसका पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस B3 होगा, ना कि B2। इसलिए एक बात तो क्लियर है कि B2 को किसी भी हालत में जो है वो बर्ड नहीं देख सकता। बर्ड किसको देखेगा, क्योंकि बर्ड जब देखने के लिए जा रहा है तो उसके लिए कौन सा रे फॉल कर रहा है, R3, और R3 का पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस B3 है, ना कि B2। R2 का पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस B2 है, तो R2 किसके आई पे फॉल कर सकता है, चूंकि वाटर में, इसलिए फिश के आई पे फॉल करेगा, मतलब B2 को कौन देखेगा, फिश देखेगा। अब जैसे ही ये रे फिर ट्रांसमिट हुआ, अपना डायरेक्शन चेंज किया, जैसे ही डायरेक्शन चेंज किया मतलब इसका पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस चेंज होगा, क्योंकि पीछे की तरफ सीधा खींचा जाता है पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा B3। इसका मतलब ये रे जब बर्ड के ऊपर फॉल करेगा तो B3 को कौन देखेगा, तो वो देखेगा बर्ड। तो एक चीज हो गया कि आउट ऑफ 3 इमेजेस, जब फिश ऊपर देखेगा तो उसको इमेज दिखेगा B1, नीचे देखेगा मिरर के अंदर तो उसको दिखेगा B2। लेकिन B3 की अगर बात करेंगे तो ट्रांसमिटेड रे चूंकि फिश के आई पे नहीं फॉल कर सकता, क्योंकि एयर में निकला हुआ है और फिश वाटर में है। इसका मतलब ये है कि ये रे इसके आई पे तो फॉल करेगा नहीं, मतलब B3 को फिश किसी हालत में नहीं देख सकता। B3 को कौन देखेगा, तो बर्ड देखेगा। तो एक चीज हो गया कि बर्ड जब देखेगा इस 3 में से तो सिर्फ उसको अपना B3 दिखेगा, जब वो नीचे देखेगा तो उसको कौन सा इमेज दिखेगा, B3, जबकि फिश को दिखेगा B1 एंड B2। ये हो गया एक चीज। दूसरे वे में अगर चलते हैं यहां से, इसको समझते रहना खाली, कि अगर हम लोग लेते हैं कोई यहाँ पे पॉट दे रखा है, यहाँ पे हो गया हमारा बर्ड के इमेजेस का हम बात कर रहे हैं, तो हम लोग रे लेते हैं पहले इस तरह से कि ये सब हमारा पहला इनकमिंग रे हुआ। इनकमिंग रे हुआ तो अब यहां से हमारा जो है इट विल, ये तो सीधा चला गया एक ट्रांसमिटेड रे, दिस विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये भी बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको थोड़ा और कर लो इधर, इसको भी थोड़ा और कर देता हूं इधर, ये डायग्राम इसको R3, इसको थोड़ा और, चलो ठीक है, ये हो गया। यहां पे था हमारा फिश, एक ट्रांसमिटेड रे, ये हो गया हमारा ये ट्रांसमिटेड रे। अब पहले देखेंगे कि जो ये बेंड किया इधर की तरफ, ये ट्रांसमिटेड रे का जो है सब एक दूसरे से दूर जा रहा है, मतलब पीछे खींचा तो इमेज हमारा बना इस जगह पे, जिसको हमने नाम दिया था B1। तो B1 इमेज फॉर्म किया। अब B1 का जो फील्ड ऑफ व्यू देखेंगे, फील्ड ऑफ व्यू कहां से स्टार्ट होगा, इस जगह से स्टार्ट होगा, और कहां पे खत्म होगा, यहाँ, क्योंकि यहाँ के बाद डायरेक्शन ऑफ रे हमारा चेंज हो जाएगा। तो एक चीज होगा कि इसका फील्ड ऑफ व्यू अगर बात करेंगे B1 का फील्ड ऑफ व्यू, तो वो हमारा होगा ये वाटर का रीजन, यहां से यहां तक, क्योंकि इस जगह पे आके वो बेंडिंग हुआ, मतलब B1 का जो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, मतलब इन सारे ट्रांसमिटेड का पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस क्या है, B1, और ये सबका स्टार्ट कहां, ट्रांसमिटेड का स्टार्ट यहां से, मतलब ये वाला पार्ट कहलाएगा हमारा फील्ड ऑफ व्यू ऑफ B1। और फील्ड ऑफ व्यू ऑफ B1 में कौन लाई कर रहा है, अरे सर यार, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ B1 में कौन लाई कर रहा है, फिश लाई कर रहा है। तो फिश लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि B1 को सिर्फ और सिर्फ कौन देख सकता है, वो फिश देख सकता है, क्योंकि जो हमारा ट्रांसमिटेड रे का फील्ड बात करेंगे वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब B1 का फील्ड ऑफ व्यू इस जगह से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड कर जाएगा। ये हो गया मेरा फील्ड ऑफ व्यू, और इसके फील्ड ऑफ व्यू में कौन लाई कर रहा है, फिश लाई कर रहा है। मतलब B1 को किसी भी हालत में कौन देख सकता है, सिर्फ फिश देख सकता है। अब बात हुआ कि यहां से हम लोग जो है
रिफ्लेक्शन करेंगे। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन, यहां से गया तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। ये रे हमारा यहां तक जाएगा, उसके बाद बेंडिंग शुरू होना है। इसका मतलब ये होगा कि इन सारे रिफ्लेक्टेड है, ये रे तो अगर सीधा आता है तो इधर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा। अब इस इधर जाएंगे, एक रे इधर एक इधर, तो पीछे की तरफ खींचेंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे तो रिफ्लेक्शन से जो हमारा इमेज बनेगा वो इमेज बनेगा यहाँ पे, जो हो गया हमारा B2। अब इसके फील्ड ऑफ व्यू का बात करेंगे। रिफ्लेक्शन यहां से स्टार्ट हुआ और फिर एंड होता है यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद मेरा फिर डायरेक्शन चेंज करने जा रहा है। तो इन रिफ्लेक्ट इसका अगर हम फील्ड ऑफ व्यू B2 का फील्ड ऑफ व्यू का बात करेंगे तो B2 का फील्ड ऑफ व्यू स्टार्ट होगा प्लेन मिरर से और एंड कर जाएगा बाउंड्री पे। B1 का स्टार्ट हुआ था बाउंड्री से, एंड किया हमारा प्लेन मिरर पे। इसके फील्ड ऑफ व्यू का बात करेंगे तो यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे एंड हो गया। इसके फील्ड ऑफ व्यू में कौन लाई कर रहा है B2 के फील्ड ऑफ व्यू में, जल्दी बोल। B2 के फील्ड ऑफ व्यू में लाई कर रहा है फिश। इसका मतलब हो गया कि फिश सिर्फ देख सकता है B2 को, B कभी नहीं देख सकता। अब इसके बाद यहाँ पे ट्रांसमिशन होगा। ट्रांसमिशन हुआ तो एक रे इधर गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एक रे हमारा इधर गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये सीधा रे तो सीधा चला गया, ये सब एक दूसरे से दूर जा रहा है। पीछे खींचेंगे हम, पीछे खींचेंगे तो यहाँ पे बना, ये बन गया हमारा तीसरा इमेज जिसको हम लोगों ने बोला B3। अब देखेंगे कि B3 का फील्ड ऑफ व्यू स्टार्ट कहां से हुआ, बाउंड्री से, और कहां तक जाएगा तो पूरे आगे इंफिनिटी, क्योंकि इसके बाद अगर केवल सीधा चलता रहेगा कोई रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन का सिचुएशन नहीं है। मतलब ये पूरा रीजन जो कहलाएगा बाउंड्री के ऊपर का वो कहलाएगा फील्ड ऑफ व्यू ऑफ किसका, B3। अब B3 के फील्ड ऑफ व्यू में कौन लाई कर रहा है, फिश लाई कर रहा है, बर्ड लाई कर रहा है, बर्ड लाई कर रहा है। तो एक चीज हो गया कि B1 का फील्ड ऑफ व्यू बाउंड्री से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हो गया। जैसे ही रिफ्लेक्शन हुआ अब B2 का फील्ड ऑफ व्यू मेरा यहां से स्टार्ट होगा, यहाँ एंड कर जाएगा, क्योंकि यहाँ के बाद फिर हमारा ट्रांसमिशन हो जाएगा, जो कि मेरा डायरेक्शन चेंज हुआ। डायरेक्शन चेंज जैसे ही होता है मतलब पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस हमारा चेंज हुआ। तो इसका फील्ड ऑफ व्यू जो हमारा होगा इसके ऊपर का पूरा। उसके फील्ड ऑफ व्यू में फिश किसी हालत में लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू यहां से स्टार्ट हो रहा है और एयर वाले पूरे पार्ट में होगा। तो उसमें बर्ड लाई कर रहा है, मतलब बर्ड देखेगा B3 को। तो कौन सा इमेज कौन देखेगा, बात क्लियर है, नहीं क्लियर है? अरे सड़ियल सब आदमी, और कभी पूछा कि जो नहीं समझ में पकड़ के वही माथा तोड़ करके बैठा दूंगा, अगर मतलब ऑफलाइन क्लास हो गया तो। नहीं तो माथा तोड़ने घर आकर तो नहीं है तोड़ूंगा। सबका क्लियर है? ठीक है, चलो सब लिख दिया कि क्लियर है मैथ्स। तो फील्ड ऑफ व्यू वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब यहां से एक बात हम इसमें लिख सकते हैं सीधा सीधा, कि जो हमारे पास कितने इमेजेस फॉर्म कर रहे हैं, 1, 2 और 3। आउट ऑफ दीज 3 इमेजेस हमारा जो है फिश देखेगा B1 एंड B2 को और बर्ड देखेगा B3 को। तो यहां से पहला पॉइंट हम लोग लिख लेंगे, वो हम लोग लिख लेते हैं ए पार्ट में। तो ए पार्ट में भी सिंपली लिख लो यहाँ पे कि अब हम लोग सबसे पहला चीज ये देख लेंगे, इसको R3 लिख देता हूं, कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ बर्ड, तो कितना हो गया, 3। अब इसमें से आउट ऑफ दीज 3 इमेजेस, तो ये हो गया आउट ऑफ दीज 3 images bird can observe only image B3 and fish can observe only images
अरे इमेज B3 ना, only image B3, and fish can observe only images B1 and B2। तो अभी तक के एनालिसिस से इतना चीज हो गया। अब यहां से एक बात ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन हमको ऐसा दे रखा हो तो अगर क्वेश्चन में ये बात नहीं लिखा है कि किस वजह से हम इमेज फॉर्मेशन का बात कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि जो ड्यू टू ट्रांसमिशन एट द वाटर एयर बाउंड्री फॉर द फर्स्ट टाइम जो इमेज फॉर्म किया, तब बोलेंगे B1। अगर पूछा कि इमेज फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर, मतलब हमको इमेज B2 के बारे में बात करना है। अगर बोला कि आफ्टर रिफ्रैक्शन एट द प्लेन बाउंड्री, जो रिटर्निंग रे है, रिटर्निंग रे जो करेगा मतलब सेकेंड रिफ्रैक्शन एट द बाउंड्री, उसकी वजह से इमेज, तो हम बोलेंगे B3। लेकिन अगर सिर्फ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ बर्ड, इसका मतलब होता है कि हमेशा निकालेंगे फाइनल पोजीशन ऑफ बर्ड, और फाइनल पोजीशन कौन सा होगा, वो हो गया B3। मतलब B3 का पोजीशन हमको निकालना है क्वेश्चन के अंदर। तो इसलिए जब भी हम लोग इमेज बनाने जाएंगे तो इन मूर्खा जैसा कि पहला इमेज बना लेना, मिरर देखा तो मिरर बना दे, तीसरा लेना ही मत। नहीं लोगे तो मार्क्स सीधा कितना आ जाएगा, अरे मार्क्स कितना आएगा, -1 आएगा, क्योंकि अटेम्प्ट तो लोग है, क्योंकि बड़ा करेजियस होता है बच्चा। हाँ -1 करेक्ट आया। तो ये हुआ कि -1 सीधा सीधा आएगा। इसलिए एक बात है कि रे को निकालो, पहला रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर लौटेगा, फिर रिफ्रैक्शन, इसके बाद से रे में कोई फर्दर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो इमेज फॉर्म्ड आफ्टर ऑल पॉसिबल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, फाइनल इमेज। और क्वेश्चन में अगर सिर्फ इमेज वर्ड लिखा है, इसका मतलब वी हैव टू फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, ये क्लियर रहना चाहिए। ये सब पार्ट हो गया। अब हम शुरुआत करेंगे पोजीशन निकालना सबका, B1, B2 और B3 का। ये लिख चुके हैं साहब, रख करूं? अरे सरियल नंबर ऑफ इमेजेस बन जाएगा एक्स्ट्रा, और क्या होगा, बेवकूफ का नाना। अगर यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ तो सीधा बात हुआ कि एक रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ इमेज होगा, फिर लौटते समय जब यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ तो एक इमेज और बन जाएगा, तब टोटल 5 इमेज लेते हैं। उसके लिए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस सेम होता है। तो इतना तो बुद्धि अपना भी लगा लेगा लोग, भगवान इतना जो है दिमाग दिया है, किस लिए कि बैठ करके खाली सोते रहे देखते रहे, इसलिए दिया है कि थोड़ा अपना भी लगा ले। लिखा नहीं लिखा कौन आ वाला, ये बोल। नहीं लिखा है एक आदमी, जल्दी लिख। इस तरह से एकदम सुस्त सुस्त चलेंगे हम लोग, तब तो साल भर ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, बाकी टॉपिक नहीं पढ़ पाएंगे। इंस्टीट्यूट भी हैरान परेशान होकर के ऐसे भी बोलते रहता है कि आप हमको नमस्ते क्यों नहीं कर देते हैं। लिखा? हो गया। चल अब रब कर रहा हूं। अब शुरुआत करेंगे हम लोग पहले में से। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे इमेज ऑफ बी। इसके लिए तो बर्ड एक्ट करेगा एज ऑब्जेक्ट, तो रिफ्रैक्शन के लिए अगर बात करेंगे तो बर्ड हो गया ऑब्जेक्ट और इमेज हो गया हमारा B1। तो हम लोग यहां से लिखते हैं, इसको रब कर रहा हूं मैं। तो पहला स्टेप क्वेश्चन का हो गया इमेज ऑफ, किसका इमेज, B। तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा B ड्यू टू, अरे दिखेगा नहीं फिर बोलेगा कि दिखने रहा है। तो इमेज ऑफ B ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट वाटर एयर बाउंड्री, दैट इज, वो इमेज डायग्राम के हिसाब से कौन सा है, तो दैट इज इमेज हमारा B1। अब जब भी हमारा इमेज पोजीशन निकालना होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट द बाउंड्री, तो हम लोग यूज करते हैं V इक्वल्स टू
N2 by N1 into U। अब यहाँ पे N1, तो ये हो गया इंसिडेंट रे का मीडियम एयर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेर N1 इक्वल्स टू 1। ट्रांसमिटेड रे का मीडियम क्या है, तो वो है हमारा म्यू, तो N2 इक्वल्स टू हो गया हमारा म्यू। एंड U का बात करेंगे तो U हो गया, बाउंड्री से पोजीशन लेंगे मतलब P1B, तो U इक्वल्स टू हो गया P1B एंड दैट इज नथिंग बट H। तो ये हो गया हमारा H। पहला इमेज का बात कर रहे हैं इसलिए इसका नाम दे देता हूं B1, तो B1 इक्वल्स टू हो गया हमारा N2 की जगह पे म्यू, N1 की जगह पे 1, और यहाँ पे हो गया हमारा P1B की जगह पे H, तो ये वैल्यू आ गया म्यू इंटू H के बराबर। इसका मतलब है इससे ज्यादा होगा क्योंकि म्यू का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होता है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन 41 यहाँ लिख देता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस हमारा आया बाउंड्री से मतलब P1B1, वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज बाउंड्री के सेम साइड पे लाई करेगा, तो ये हो गया V1 इक्वल्स टू म्यू H। इसको लिख लेंगे म्यू H। इसका मतलब सीधा सा है इस डायग्राम के हिसाब से कि दैट इज P1B1 इक्वल्स टू नथिंग बट म्यू H। अब ये रे जो है फॉल करेगा इस पे, तो इसके लिए हमारा जो इसका पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है R का वो B1 है, तो इस प्लेन मिरर के लिए जो है ये हो गया इनकमिंग रे, पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस B1, मतलब B1 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट। तो अब हम बोलेंगे इमेज ऑफ B1 ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट प्लेन मिरर, तो यहां से अगले स्टेप पे लिखेंगे हम इमेज ऑफ, इस बार ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा B1, तो इमेज ऑफ B1 ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर, ऑन प्लेन मिरर। तो हमारा, और ये कौन सा इमेज का बात कर रहे हैं, दैट इज इमेज B2 डायग्राम के हिसाब से। तो इस हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं यहां पर, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन ऑफ द मिरर शुड बी सेम, मतलब P2B1 मस्ट बी इक्वल्स टू P2B2। तो P2B2 हो गया इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन ऑफ द मिरर, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू P2B1। तो हम लोग लिख लेंगे P2B2 इक्वल्स टू नथिंग बट P2B1। अब P2B1 का वैल्यू निकालने जाएंगे, तो P2B2 इक्वल्स टू P2B1 मतलब P2P1 प्लस P1B1, तो P1B1 का वैल्यू मी H के बराबर, P2P1 का वैल्यू H के बराबर, तो इसको हम लोग लिख लेंगे दिस इज P2P1 प्लस ये हो जाएगा P1B1। अब P2P1 का वैल्यू कितना हो गया, तो P2P1 का वैल्यू हमारा हो जाएगा, यहीं पे नीचे लिखता हूं, तो P2B2 इक्वल्स टू P2P1 हो गया हमारा H, P1B1 का वैल्यू हो गया म्यू H। H को बाहर ले सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं म्यू प्लस 1H, मतलब फाइनली P2B2 इक्वल्स टू नथिंग बट म्यू प्लस 1H। आप चाहो तो जो है एक लाइन में लिख लेना सब, इतना 4 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। तो म्यू प्लस 1H हो गया, मतलब P2B2 का अगर हम डिस्टेंस का बात करें तो ये डिस्टेंस हमारा हो गया ये सेकेंड इमेज। यहां तक जल्दी कंप्लीट करो। फिर अब बात करेंगे
ये R2 इस बाउंड्री पे फॉल करेगा, मतलब R2 हो जाएगा इनकमिंग रे, उसका पॉइंट ऑफ डायवर्जेंस B2, मतलब इस बार B2 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट, क्योंकि हर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन से जो इमेज बना वो अगले रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के लिए बिहेव करेगा एज ऑब्जेक्ट। तो अगले रिफ्रैक्शन के लिए B2 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट। इसको पहले कंप्लीट करें यहाँ पे। कोई नो वाले हो? नो वाले हो तो पोस्ट करना, नहीं तो फिर रब कर रहा हूं मैं ऊपर वाला पार्ट। जानवी ठीक है, कंप्लीट हो जाए तो बता देना। चलो अब रैप कर रहा हूं फिर, ठीक है। अब यहां से बात करेंगे इमेज ऑफ B2, क्योंकि ऑब्जेक्ट हो गया मेरा B2, ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट वाटर एयर बाउंड्री, दैट इज इमेज B3। तो यहाँ पे हो गया B2 की जगह पे B3। अब फिर फॉर्मूला तो वही यूज करना है, V cos to N2 by N1 into U, लेकिन इस बार अगर हम N1 का बात करेंगे तो इंसिडेंट रे का मीडियम हो गया वाटर। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम लिखें तो वेयर, एक चीज हो गया कि N1 के जगह पे हो गया हमारा म्यू, ट्रांसमिटेड रे का मीडियम है हमारा 1, तो N2 इक्वल्स टू 1। अच्छा, U का वैल्यू लिखने जाएंगे तो U अब हम जितना भी पोजीशन लेंगे वो इसके बाउंड्री से लेंगे, मतलब P1 से लेंगे, तो P1 से लेकर के B2 तक का डिस्टेंस। तो इसका मतलब हो गया कि जब हम U लिखने जाएंगे तो इस बाउंड्री पे रिफ्रैक्शन का बात कर रहे हैं, तो इस बाउंड्री से हर पोजीशन लेंगे। तो ऑब्जेक्ट कौन है? B2, बाउंड्री से डिस्टेंस लेंगे तो P1 B2, तो ये हो गया P1, ये हो गया B2। अब P1 B2 को लिखने जाएंगे तो P1 P2 प्लस P2 B2, तो ये हो गया P1 P2 प्लस P2 B2। अब यहां से अगर हम लोग बात करने जाते हैं तो ये हो गया हमारा U इक्वल्स टू नथिंग बट P1 P2, P1 P2 तो H हो गया, और ये हो गया म्यू प्लस 1H। तो U इक्वल्स टू मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूं, ये हो गया H प्लस इसके जगह पे हो गया म्यू प्लस 1H। तो इससे हमारा फाइनली अगर लिखेंगे तो दिस वैल्यू इज म्यू प्लस 2, और यहां पे हो गया H, म्यू प्लस 2, और ये हो गया H। तो ये हो गया हमारा वेयर वाला पार्ट। वेयर वाला पार्ट हो गया, तो अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करेंगे तो सबसे पहला चीज अब इसका नाम V3 रख देता हूं थर्ड इमेज के लिए। ये हो गया V3, V3 कैन बी रिटन एज N2 के जगह पे हो गया हमारा 1, N1 के जगह पे हो गया म्यू इनटू, इसकी जगह पे रखेंगे तो म्यू प्लस 2 इंटू H। अब इस म्यू को अगर यहां इंसर्ट कर लो
तो V3 का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा नथिंग बट 1